हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर एंड टॉपिक और लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने कल एलिप्स के बारे में देख लिया था और स्टार्टिंग कर दिया था केपलर लॉ की। ठीक है, अब केपलर लॉ को सही मायने में पहले लॉ को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर विच इज बेस्ड ऑन प्लानेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है भैया? सबसे सिंपल बात है, निकोलस कोपरनिकस को इन्होंने क्या किया? गलत ठहराया। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया था? सिंपल तो सिंपल किस चीज़ का लॉ दिया था? तो ऑर्बिट का लॉ दिया था। दैट मीन्स इस फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? तो लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि भैया ईच प्लानेट moves around the sun in as elliptical orbit। प्लानेट यहाँ पे रहेगा elliptical orbit with the sun at one of the FOCI। ओके, क्लियर है? फोकाई ऑफ एलिप्टिक या एलिप्स। क्लियर है? तो कुल मिला के क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब? कह रहा है कि ईच प्लानेट, यानी जितने भी प्लानेट है या हर प्लानेट मूव्स, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है अराउंड द सन, सन के चारों ओर, इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? घूम रहा है सन के चारों ओर हर एक प्लानेट, और जो सन है उस इलिप्स के अंदर एक फोकाई पे स्थित है। ठीक है, मेनली अगर आप फिगर देखें तो फिगर से भी आप समझ सकते हो कि कैसे कहानी बनती है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? ये इलिप्स या एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में आप सभी लोगों को पता है कि ये ऑर्बिट का अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस होगा। और कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। मैं एज्यूम करूँगा, देखो फोकस इस सेंटर के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो कोई भी एक लोग है, इसीलिए इसने लिखा है कि एट वन ऑफ द फोकाई। अगर आप पिछली क्लास देख के आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो, ध्यान से देखो, ये इलिप्स होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। मेनली समझो कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है ये। दीर्घवृत्ताकार कक्षा की ये क्या है? ये क्या है? केंद्र है, और इस केंद्र के इधर उधर, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक एक क्या होते हैं? फोकस प्रेजेंट होते हैं। इस फोकस को हम लोग ए नाम देते हैं और इस फोकस को बी, और ये दोनों के दोनों फोकस इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे आप पाए जाते हैं। कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। और आप सबको पता है, क्या पता है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स इस सेंटर से लेके इस ऑर्बिट तक के जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, या इस एक्सिस को ही हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, और दूरी ए होती है। दूरी कितनी होती है? ए है कि नहीं है? कल देखा था हम लोगों ने। और इधर भी क्या होती है? सेमी मेजर एक्सिस होती है। ऐसे अगर हम ऊपर की ओर ड्रॉ करें तो देखिएगा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी, मतलब सेंटर से ऊपर की ओर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ आपने की है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या नाम देते हैं? याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि बड़ी वाली एक्सिस है। और वर्टिकल को हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? इधर 2a और इसकी कितनी होती है? 2b। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? b है। और ये क्या है? फोकस है। तो जो हमारा सन होता है वो या तो इस बी वाले पॉइंट पे होगा या तो ए वाले पॉइंट पे होगा। तो मेनली यहाँ पे हमारा क्या होता है? सन होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सन है तो इस सन से अगर देखा जाए तो इधर अगर हम ऑर्बिट देखें तो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक मिलेगा, और जब इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा? दूर नजर आएगा। दैट मीन्स सपोज करिए कि कोई प्लैनेट है, इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? सूरज के नज़दीक होगा, आया ना? और जब यहाँ पे आएगा तो सूरज से क्या होगा? दूर होगा। तो
इस दूर वाले पॉइंट को फारदेस्ट पॉइंट बोलते हैं और इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एपहेलियन। क्या नाम देते हैं, एपहेलियन, है ना, एपहेलियन या एफओजी, क्या नाम देते हैं, एफओजी। और ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट है या नियरेस्ट पॉइंट है, जो नज़दीकी पॉइंट है, इसको क्या नाम देते हैं, पेरीहेलियन, ठीक है, या पेरिजी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक प्लैनेट जब क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे कभी भी किसी सन का किसी भी सन का मतलब थोड़ी ना होगा, सन का मतलब, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है हमारी। तो सन का जब चक्कर लगाएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो सन से बहुत दूर चला जाएगा और एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो सन के नज़दीक आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। और इसको भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो दूरी वाली पॉइंट है, मान लेता हूँ कि कितने है, R1 है, और जो मतलब नज़दीक वाला पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, R2 दूरी पे है। तो जो R1 होगा वो कितना होगा, मेनली आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक A होता है और ये AE एक्स्ट्रा हो गया है, दैट मीन्स R1 क्या होता है, A प्लस AE। अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा अंदर, 1 प्लस E। तो R1 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। जबकि अगर R2 निकालें यहीं पे R2, तो R2 क्या होगा सर, R2 जो होगा A माइनस AE होगा। यहाँ से यहाँ तक AE होता है, लेकिन हम A होता है, हम इतना कम है, मतलब AE कम है, तो इसलिए हम लोगों ने A घटा दिया। अब A कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस E हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। क्लियर है। तो ये दोनों आपको डिस्टेंस भी समझ में आ गए होंगे। मेनली क्या मतलब है आप समझ पा रहे हो। केप्लर साहब ने पहला नियम क्या लिखा, बहुत सिंपल नियम लिखा कि भैया निकोलस कोपर्निकस गलत थे। एक्चुअल में जो भी प्लैनेट होते हैं सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। और इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इस कंडीशन में एक बार जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लैनेट है, वो कभी क्या होगा, नज़दीक आएगा और कभी दूर जाएगा। समझ पा रहे हैं। यानी एक ऐसी स्थिति होगी जब वो प्लैनेट क्या होगा, सन के नज़दीक होगा, और एक ऐसी स्थिति में प्लैनेट सन से दूर होगा। तो सर ऐसा क्या हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है, बिल्कुल। हमारी पृथ्वी भी एक समय में हमारे सन की क्या होती है, बहुत नज़दीक होती है, दैट मीन्स पेरीहेलियन या पेरिजी पॉइंट पे आ जाती है। और एक ऐसे कंडीशन में वो किस पॉइंट पे चली जाती है, एफओजी, यानी फारदेस्ट पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देखें तो देखिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो मेनली क्या है, यहाँ पे सन है, ये क्या है, एपहेलियन है, यानी फारदेस्ट फ्रॉम सन। और यहाँ पे देखेंगे पेरीहेलियन है, क्लोजेस्ट टू सन। अब कब ऐसा होता है कि ये पेरीहेलियन पे आता है, यानी क्लोजेस्ट पॉइंट पे आता है, यानी सन के क्लोज आता है पृथ्वी, तो 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ये क्या रहता है, सूरज के नज़दीक रहता है। जबकि लगभग 4 से 5 जुलाई तक ये क्या होता है, फारदेस्ट फ्रॉम सन हो जाता है, दैट मीन्स एपहेलियन पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख भी रहे हो। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया, डिस्टेंस भी दिया गया। तो यहाँ पे कितना है, 91, 400, फिर 000। मतलब कितना है ये बता सकते हैं आप लोग, अरे बताइए यार, एकदम सिंपल तो है। 91,04,000 है कि नहीं है। 1000 के बाद क्या होता है, नहीं 400,000, सॉरी 400,000, और फिर उसके बाद क्या है, 00 है। दैट मीन्स 91,400,000 माइल्स दूर होता है जब वो क्या होता है, नज़दीक आता है। जबकि जब दूर होता है तो कितना हो जाता है, 94,500,000 माइल्स। क्लियर है। तो इतना दूरी आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप फील कर लो कि मेनली क्या है कि पाथ कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे मूव कर रहा है, तो ऐसे ऐसे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या दे दिया गया है कि 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। ठीक है ना, 152 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा किलोमीटर में, वहाँ तो माइल्स में दिया था। 1 माइल्स मतलब 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिलियन में दे दिया है, तो मिलियन किलोमीटर से आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि जब वो क्या होता है, जब वो एपहेलियन पॉइंट पे होता है, दूर होता है, तो दूरी कितनी हो जाती है, 15.2 करोड़, है ना। 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है जब वो दूर जाता है ना। और जब वो पास आता है तो क्या होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर क्या हो जाता है, किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। समझ पा रहे हो। तो डिस्टेंस वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे कितना 15.2 करोड़ किलोमीटर हो रहा है दूर, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर हो रहा है ना। तो यहाँ पे नज़दीक हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है।
यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 2 से 5 जनवरी दिखाई दे रहा है ना, 2 से 5 जनवरी पे आता है ऐसा, मतलब नज़दीक आता है, और जबकि दूर 2 से 5 जुलाई में। क्लियर है? तो मेनली दोनों इमेजेस गूगल से निकाले गए हैं, आप देख भी सकते हो और आपको मिल भी जाएंगे वहाँ पे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो? ठीक। तो ये कहानी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी आपको इलेप्टिकल पाथ पे नजर आएगी। क्या हुआ, कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरा यहाँ से रहेगा आपके लिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मेनली अभी हम लोगों ने देखा कि जब ये एपहेलियन पोर्शन पे है तो कब है, जनवरी में है ना? मैं ऐसे मान लेता हूँ कब है, जनवरी में है, ठीक है। और जब ये नज़दीक आ रहा है तो नज़दीक कब आ रहा है, जुलाई में। तो यार हमने देखा है कि जनवरी में ठंडी पड़ती है, जबकि हमारी पृथ्वी कहाँ है, जनवरी में सूरज के नज़दीक है कि सूरज से दूर है? नहीं सर, सूरज से क्या है, दूर है। तो सूरज से दूर है एपहेलियन पॉइंट पे। इसको ये देखिए, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अभी मैंने जस्ट इमेज हटाई तो यहीं पे क्या होता कि पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो कंफ्यूज हो गए थे। एपहेलियन वाले पोर्शन पे जनवरी में रहता है कि जुलाई में रहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एपहेलियन मतलब दूर है ना, तो दूर जनवरी सही है कि नहीं है? एक बार और देख लीजिए इमेजेस। देखिए हम कहें ना क्विक, आप कंफ्यूज होंगे, एक बार और देख लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा था कि आप कंफ्यूज होंगे। देखिए देखिए क्या लिखा है, जुलाई में ये एपहेलियन पॉइंट पे आता है, समझा ना? इसलिए मैंने कहा जस्ट पहले कंफ्यूजन आप क्रिएट करिए, फिर उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। मेनली कब आता है ये यहाँ पे, जुलाई में। जुलाई में एपहेलियन पोर्शन पे रहता है और जनवरी में पेरीहेलियन यानी नज़दीक रहता है। तो जनवरी में क्या है, जनवरी में नज़दीक है ना, नज़दीक टू सन, यस और नो? और जुलाई में दूर टू सन, यस और नो? क्लियर? अब जनवरी में नज़दीक है तो ठंडी पड़ रही है, और जुलाई में दूर है तो गर्मी पड़ रही है। ऐसा कैसे, जबकि सूरज नज़दीक रहेगा तब ना गर्मी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे तो सूरज दूर है तब गर्मी पड़ रही है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब इसका आंसर आप देंगे। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिक्स से हम जियोग्राफी में थोड़ा सा जा रहे हैं, अब आपको इसका आंसर खुद देना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आप हमें आंसर देंगे कि ऐसा क्यों, जबकि जनवरी में नज़दीक है लेकिन फिर भी ठंडी पड़ती है, और जुलाई में दूर है लेकिन फिर भी क्या पड़ रही है, गर्मी। जबकि सूरज जितना नज़दीक रहेगा उतना गर्मी होना चाहिए। जनवरी में हमारे वहाँ क्या होना चाहिए था, गर्मी होना चाहिए था, क्योंकि नज़दीक है हम सन के, समझ पा रहे हो? और जुलाई में क्या हो गया है, ठंडी होना चाहिए था, क्योंकि हम दूर हैं सन से। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा क्यों है? तो इसको आप ढूंढ के लेके आओगे। आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लॉ ऑफ ऑर्बिट में सिर्फ इतना था कि भैया हर प्लानेट जो सन के अराउंड, मतलब सन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कर रहा है, सन के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और जो सन है हमारा उस इलिप्स में किसी फोकस पे प्रेजेंट होगा, किसी एक फोकस पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि फोकस यहाँ पे इसको नहीं बोलेंगे, सेंटर के जो इधर उधर लेफ्ट और राइट साइड में है वो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? इसमें कोई दुविधा? ठीक, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, फर्स्ट लॉ आप लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम कहेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, पहले हम फिगर के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। मेनली आप ध्यान देंगे कि सपोज करिए ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा कोई प्लैनेट है यहाँ पे इस पॉइंट पे अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या देखा जाएगा यहाँ पे, ये देखा जाएगा कि सपोज करिए अभी यहाँ पे है,
ठीक है। कुछ समय बाद मतलब मैंने मान लिया कि अभी ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। कुछ समय बाद दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, ठीक है, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम ये ए से कहाँ पहुँच गया, बी पे, ठीक है। आफ्टर टी टाइम ये कहाँ पहुँच गया, ए से बी पे। अभी क्या है, अभी ध्यान से देखोगे तो दूर है ना। अच्छा, फिर यही कंडीशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने उसी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब ये नज़दीकी वाले पोर्शन पे है। मैंने देखा कि अभी क्या है, किस पॉइंट पे है, अभी ये सी पॉइंट पे है। टी टाइम बाद ये कहाँ पे पहुँच रहा है, डी पॉइंट पे। यहाँ भी क्या है, समय सेम है, ठीक है ना, सेम समय है, ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, टी समय बाद ये ए से बी जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, और यहाँ पे टी समय में ये सी से डी पे जा रहा है। तो पहले ऑब्जर्वेशन देखना, ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि अगर हम इधर देखें, दैट मीन्स एपेहेलियन साइड में, एपेहेलियन साइड मतलब दूरी वाले पोर्शन पे, तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि जो हमारा सन है, ये सन कह रहा हूँ मैं, जो प्लानेट है मेरा, इस सन के अराउंड दौड़ रहा है, ये सन है, वो टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखा गया वही टी टाइम में यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी यहाँ से लेके बी, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है, सपोज कर ले रहा हूँ कितना है, सपोज कर लिया D1 है, कितना है, D1 है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कितना है, D2 है। तो ये देखा गया कि यहाँ वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे D2 जो है वो बड़ा है किससे, D1 से। टाइम सेम रहा, टाइम क्या रहा, सेम। देखो टी टाइम यहाँ भी लगा, टी टाइम यहाँ भी लगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस में चेंज आ गया। थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो बहुत आसान है ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टी टाइम में ये ऑब्जेक्ट स्लो चला है, और डिस्टेंस में चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे आप समझो मेनली क्या होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये समझे हो ना। चलो छोटे बच्चों पे आ जाते हैं, वेलोसिटी छोड़ो यार, स्पीड जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ए टू बी देखूँ, ए टू बी, तो ए टू बी अगर मैं देख रहा हूँ तो देखना टाइम क्या है, टी है, टाइम क्या है, टी है, डिस्टेंस क्या है, D1 है ना, और स्पीड क्या है, सपोज कर लिया u है, ठीक है। तो मुझे अगर डिस्टेंस D1 निकालना है तो मुझे इसको इसके साथ भेजना पड़ेगा, दैट मीन्स D1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं B2A देखूँ, सॉरी C2D देखूँ तो मेरे सामने सेम कहानी होगी। स्पीड मैंने फिर से u ले लिया, मैंने माना कि स्पीड दोनों जगह पे क्या है, सेम है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 अपॉन टाइम, तो अभी भी t है, इसको इधर कर दोगे तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इंटू टी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिस्टेंस जो D2 आ रहा है वो भी तो वही आ रहा है जो D1 की वैल्यू आ रही है, D1 भी ut आ रहा है, D2 भी क्या आ रहा है, ut आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। लेकिन हमारे अनुसार ये देखा गया कि डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, D2 ज़्यादा है, D1 कम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, टाइम चेंज कर नहीं रहे हो भाई, ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो वेलोसिटी, दूसरा टाइम। भाई टाइम को इधर भेज दोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम होगा। हम कह रहे हैं टाइम नहीं चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका कारण क्या होगा, स्पीड ही ना, हाँ या ना। इसका मतलब स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ, स्पीड चेंज हो रहा है। यहाँ पे D1 इज इक्वल टू ut था, यहाँ पे D2 इज इक्वल टू ut था। अगर मान लो u दोनों का सेम कर दूंगा, टाइम तो वही रहेगा, दोनों जगह पे सेम रखा है, तो डिस्टेंस भी सेम हो जानी चाहिए थे ना, अगर स्पीड सेम होता तो। बट स्पीड क्या हो रहा है, सेम नहीं है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो डिस्टेंस चेंज होती कैसे भाई, टाइम जब नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है, स्पीड। तो ये फील किया गया कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने का कारण क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे इसको अब मैं u2 ले लूँगा और इसको क्या ले लूँगा, u1, और मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे u2 ज़्यादा है और u1 कम है। मतलब u2 और u1 में u2 ज़्यादा है, u1 क्या है, कम है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई, क्या समझ में आई कि जब कोई प्लानेट सूरज के नज़दीक क्या कर रहा है, जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और जब वो दूर जा रहा है तो घट जा रही है स्पीड।
और जब स्पीड घट जा रही है इसलिए डिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि किसी भी प्लैनेट की स्पीड इलिप्टिकल पाथ पे सन का चक्कर लगाते हुए कांस्टेंट नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? यानी किसी भी प्लैनेट की स्पीड क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये बातें हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी में भी पढ़ी थी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब हम एक पढ़ा रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी की, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को सॉरी इस प्लैनेट के क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम रखना चाहते हैं, ऑर्बिट में रखना चाहते हैं, तो जितना नज़दीकी ऑर्बिट में रखेंगे उतना ज़्यादा उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा। जितना दूर वाले ऑर्बिट में रखेंगे उस प्लैनेट के, उतना ही स्पीड क्या रहेगी उसकी, कम। वहाँ से भी हम लोगों ने देखा था। तो वैसे ही एक सन है, ये हमारा सन है, इस सन के जितना नज़दीक कोई प्लैनेट रहेगा उसकी स्पीड उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा। समझ में आ रहा है? यानी ऐसे चल रहा होगा, ध्यान से समझना। जब हमारा प्लैनेट जो मूव कर रहा है इसका मतलब सन के चारों ओर, तो जब मूव कर रहा होगा तो ऐसे मूव कर रहा होगा। समझ पा रहे हो? समझे नहीं समझे? जो ही पास आएगा फास्ट। समझ में आएगा नहीं आया? ऐसे चल रहा होगा। जब पास आ रहा है तो इसका मतलब फास्ट चलेगा, और जब दूर रहेगा तो स्लो। क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ से एक बात पता चल गई क्या, कि स्पीड इज नॉट कांस्टेंट ऑफ एनी प्लैनेट विच इज मूव्स अराउंड द सन। ओके, इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है। अभी हम लोग लॉ ऑफ एरियाज नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को जो मोटी मोटा बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी। और यही निकोलस कोपर्निकस ने दूसरी बात कही थी। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे दूसरा स्टेटमेंट उनका यही था कि एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट जब मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे सबसे पहले केपलर साहब ने बोल दिया था कि भैया पाथ सर्कुलर नहीं है, और दूसरा बात यहाँ पे बोल दी कि भैया स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? प्लैनेट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। ये इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ से एक बात तो क्लियर है, ठीक है ना? स्पीड इज मोर देन, वो स्पीड इज मोर देन, अच्छा मोर देन नहीं, कंपैरिजन नहीं करो, मोर व्हेन प्लैनेट नियर टू सन and it is slower when planet far from sun या far away from sun। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। फ्रॉम से है, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो हमारा प्लैनेट है वो कभी भी किसके सन के चारों चक्कर लगाता है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर नहीं लगाता है। ठीक, अब इतनी बात समझ लेना। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या है सर? लॉ ऑफ एरियाज क्या बताता है? लॉ ऑफ एरियाज मतलब इस एरिया से हम क्या समझते हैं? ठीक है, मेनली वहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो यार स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है, इसकी स्पीड क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एरियल स्पीड वो कांस्टेंट है। अब देख लो लॉ ऑफ एरिया क्या है, एक सेकंड में समझ लेना। ये बोल रहा है कि देखो टाइम तुमने सेम रखा है ना, टी टाइम रखा है, तो भले यहाँ पे इसने डिस्टेंस क्या नहीं किया है, बराबर नहीं किया है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लाइन जो ज्वाइन की गई है इन पॉइंट्स को, मतलब ये जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट को, यहाँ से तुम एरिया देख रहे हो क्रिएट हो रहा है ना? तो ये एरिया है यहाँ पे, यानी जब ए से बी जा रहा है, d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है, या इतना एरिया कवर हो रहा है प्लैनेट द्वारा। सन के रिस्पेक्ट में इतना एरिया कवर किया जा रहा है ना। वैसे ही जब सी से डी प्लैनेट जा रहा है तो भी इतना एरिया कवर कर रहा है, यस और नो? कर रहा है। तो ये कहा जाता है, लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल एरिया कवर कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जितना एरिया बना है, मतलब जितना एरिया उस प्लैनेट ने कवर किया है
टी टाइम में, उतना ही एरिया उस प्लैनेट ने यहाँ भी कवर किया होगा। समझ पा रहे हो? यानी एरिया टी टाइम में हमेशा क्या करता है, वो इक्वल कवर करता है। समझ पा रहे हो? समझ में आया? यानी हमेशा जो प्लैनेट है भले उसकी स्पीड क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एरिया जो होगा वो हमेशा क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, एरिया में चेंज नहीं रखेगा। और अगर एरिया कांस्टेंट रखेगा तो वहीं से टर्मिनोलॉजी एक पैदा होती है, एक नया टर्म पैदा होता है, एरियल वेलोसिटी। तो इसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि एरिया क्या होता है, कांस्टेंट। देखो मेनली हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। देखो अभी आप कहोगे सर स्पीड लिखे हो, यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहे हो। मैंने पहले ही बताया था स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस नहीं होता है। मेनली कोई भी प्लैनेट जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वहाँ पे स्पीड नहीं लेके हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी लेते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, बस डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डाल दिया, बात है वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेनली टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। हमने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लाया, बस ये बोला कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना एरिया के अंदर चेंज ला रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं एरियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे बस क्या डाल दोगे, एरिया, तो क्या बन जाएगा, मतलब एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या बन जाता है भाई, एरियल वेलोसिटी। बस सिंपल है यार, केवल डिस्टेंस देखोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस के साथ साथ अगर क्या बोलते हैं, मतलब लेंथ के साथ साथ तुम क्या देखो, विथ भी देख लो, दैट मीन्स एरिया के बारे में बात करने लगो। सीधा सीधा मैं बोलूँ, वन डायमेंशनल हो तो वेलोसिटी, जब टू डायमेंशनल चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, एरियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? केवल लेंथ देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब क्या है वो वेलोसिटी, लेकिन लेंथ के साथ एक नई डायमेंशन को भी यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस की मतलब दो डायमेंशन ले लिया हम लोगों ने, तब वो क्या बन जाता है, एरिया। तो सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ नहीं आएगी, एरिया भी आएगा कि नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? जब हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते हुए हम एरिया कवर कर रहे हैं, हम लेंथ कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेलोसिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एरिया भी कवर कर रहा है। हम भी अगर किसी के रिस्पेक्ट में देखें तो एरिया कवर हो रहा है। समझ पा रहे हैं? फिलहाल में आप सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एरिया आ जाएगा, और एरिया अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी। तो ये बताओ, एरिया अगर कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में तो फिर एरियल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ले दे के बात ये आया लॉ ऑफ एरियाज का कि भैया सबसे पहली बात तो ये जान लो कि एरिया क्या रहेगा, एरिया कांस्टेंट है, सीधी बात। और अगर एरिया कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। यही है सेकेंड लॉ, और कुछ नहीं है। सेकेंड लॉ में और कुछ नहीं है, यही है सेकेंड लॉ कि भैया प्लैनेट की स्पीड चेंज होगी, जब वो नज़दीक आएगा तो फास्ट चल रहा होगा प्लैनेट, मतलब फास्ट मोशन कर रहा होगा, जब दूर जाएगा तो स्लो मोशन कर रहा होगा। लेकिन उसका एरिया क्या होगा उन दोनों कंडीशनों में, टी टाइम मतलब सेम टाइम में आप देखोगे तो एरिया उस प्लैनेट द्वारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी हमेशा इक्वल एरिया कवर किया जाएगा, और उस कारण एरियल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या बात है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया कि एरियल वेलोसिटी क्या होने वाली है, कांस्टेंट। खुद भी देख सकते हो यार, देखो यहाँ पे भले इसने डिस्टेंस कम कवर किया है, लेकिन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन देखो क्या ज़्यादा जगह है कि नहीं है। यहाँ पे इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया तो, लेकिन जगह क्या है यहाँ पे कम। समझ पा रहे हो? यहाँ से दूरी बढ़ रही है ना, यहाँ पे ये लेंथ कम है, ऐसे देखो ये कम है तो ये वाली ज़्यादा हो गई, यहाँ पे ये वाली ज़्यादा है तो ये वाली क्या हो गई, कम। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? तो ये चल रहा है। मेनली एरिया के टर्मिनोलॉजी को पकड़ो कि यहाँ पे अगर मैं इसको लेंथ ले लेता हूँ, इसको विथ ले लेता हूँ, ऐसे नहीं, इसको विथ ले लो, इसको लेंथ ले लो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसकी विथ क्या है, कम है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा, ऐसे चल रहा है। और ऐसे यहाँ पे देखो इसकी लेंथ क्या है, कम है, लेकिन विथ क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे विथ कम, लेंथ ज़्यादा, यहाँ पे विथ ज़्यादा, लेंथ कम। तो बात हो गई ना, ऐसा नो एरिया तो हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे मान लो अगर हम क्या कोई घर बना रहे हैं या कोई क्या बोलते हैं, कोई रेक्टेंगल में कोई भी शेप ले रहे हैं, कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर शेप में हम लोगों ने सबसे पहले चौड़ाई एक बॉक्स की रखी है, ऐसे समझना, मतलब लेंथ हम लोगों ने कितनी ले ली यहाँ पे 5 मीटर, और चौड़ाई मतलब कितनी रखी 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर तो बना। अगर इसका एरिया हम देखें, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया देखें तो कितना आ जाएगा, 5 × 3, 5 3 जा 15 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ या ना।
अब हम एक अगला बना रहे हैं, एक अगला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें चेंज है थोड़ा सा। चेंज क्या है कि इस बार लेंथ बढ़ा दी और विथ क्या कर दिया, सॉरी विथ बढ़ा दिया, लेंथ क्या कर दिया, कम। तो मेनली इस बार हमने क्या किया कि इस बार 5 मीटर का तो विथ कर दिया और 3 मीटर की ही लेंथ की। अब तो भी एरिया कितना होगा, 15 मीटर स्क्वायर। कितना होगा, 15 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आया ना। तो एरिया तो दोनों जगह पे सेम है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे एरिया क्या होगा, सेम। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तब हम इसके स्टेटमेंट को लिखना, सेकेंड लॉ ऑफ एरियाज। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड a planet sweeps out equal areas in equal interval of time। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अ प्लानेट, ये है सन, ये है प्लानेट को ज्वाइन करने वाली दोनों लाइन है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। यानी कि कितना स्वीप का मतलब तय करेंगे, ऐसे समझ लो, स्वीप मतलब तय करेंगी या कवर करेंगी इक्वल एरिया। स्वीप्स आउट मतलब कवर करेंगी या तय करेंगी इक्वल एरियाज, इक्वल एरिया कवर करेंगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ पा रहे हो, फिर से समझो, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन को पकड़ो, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है। ठीक है ना। तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन जो दिख रही हैं, ये जो ज्वाइन कर रही है प्लानेट को, इन दोनों द्वारा हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा इन दोनों लाइन द्वारा। ठीक है। जो ज्वाइन कर रही हैं सन को और इस प्लानेट को। क्लियर है। ये है लॉ ऑफ एरियाज। ठीक। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊँ। जैसे मान लो, सपोज कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे इसका एरिया क्या है, A2 है, इसका एरिया क्या है, A1 है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भैया, कि यहाँ पे A1 अपॉन, सपोज कर लो टाइम कितना लगा है, T1, और यहाँ पे भी टाइम क्या लगा है, T2। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A1 अपॉन T1 इसके द्वारा जो बताया गया है, A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2। इसका प्रमुख कारण एक और है, क्योंकि तुमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, दैट मीन्स T1 क्या है, बराबर है T2 के। सो A1 भी क्या होगा, बराबर होगा A2 के। क्लियर है, हाँ या ना। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्लियर है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रूफ देखेंगे इसका।